हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी हाल ही की जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी एसएससी के, आपने देखा होगा स्टैटिक जीके भी काफी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो उन पेपरों के अंदर आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ स्टैटिक जीके के अंदर जो हिंदुस्तान की चित्रकला का जो इतिहास है या चित्रकला के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं वो अभी हाल ही में एक तरह से अलग अलग जो एग्जाम उनके अंदर घूम रहे हैं। अब जो चित्रकला है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। चित्रकला हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन से राज्य की कौन कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है, ठीक है, और वो जो चित्रकला है उनका ऐतिहासिक एक तरह से दौर कहां से कब से शुरू हुआ था, और करंट में वो एक परंपरा की दृष्टि से हिंदुस्तान के अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग समाज में उनका आज भी एक तरह से पारंपरिक तरीके से उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो बात करेंगे आज इस छोटे से अपने सेशन के अंदर। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है, आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे पास जुड़े हैं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर देना। साइड में बेल आइकन है, आप लोग दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो बात करना चाहेंगे छोटे से सेशन के बारे में, भारतीय चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, स्लाइड के माध्यम से आपको बताएंगे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार की चित्रकला है, कौन कौन सी चित्रकला कौन कौन से राज्य से संबंधित है। ज्यादातर आपके एग्जाम में चित्रकला के जो क्वेश्चन है ना वो स्टेट के नाम पूछ लेंगे या उनकी विशेषता के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत के राज्यों की प्रमुख चित्रकला, ठीक है। तो इनमें कुछ मेन चित्रकला है, जैसे कि फर्स्ट जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें लिखा है मैंने कलमकारी चित्रकला। अब जो कलमकारी चित्रकला है ना, ये हमारे देश में चित्रकला का क्या इतिहास है और ये कौन से राज्य से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है, इनका स्टेट पूछ लिया जाता है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। अब जो ये शब्द है ना, कलमकारी शब्द है, इसका अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र, ठीक है। कलमकारी शब्द का मतलब क्या होता है, कलम से बनाए गए चित्र। ये लगभग हमारे देश में ना 3000 साल पहले शुरू होने वाली इस कलाकार बांस और खजूर के डंडे का इस्तेमाल करते थे और बालों को ब्रश या कलम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्थित करते थे। ये इनकी थोड़ी सी विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। और कलमकारी का प्रयोग ज्यादातर सूती वस्त्र पर किया जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके में क्या है कि इनके कुछ इस टाइप के एडवांस क्वेश्चन भी अपडेट हो रहे हैं। तो कलमकारी जो चित्रकला है ना, आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना कौन से राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और कलमकारी चित्रकला कुछ इस प्रकार से होती है, शायद आपने इस प्रकार की चित्रकला को कभी महसूस किया है या आपके यारे प्यारे गांव, परिवार, मोहल्ले, टाउन, सिटी, रिश्तेदार में इस चित्रकला का प्रयोग करते भी है, तो आपने शायद लाइव देखा भी होगा, ठीक है। तो कलमकारी चित्रकला कहां से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से है। इसी सीरीज के अंदर अगर चले हम तो एक मधुबनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार बन के आता है। मधुबनी जो चित्रकला है ना, ये बिहार से संबंधित है। जो मधुबनी चित्रकला है वो बिहार के अंदर एक मिथिलांचल जो क्षेत्र है ना, मिथिलांचल जो क्षेत्र है वहां पर प्रमुख एक तरह से ये चित्रकला का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः चित्रकला मिथिलांचल जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां से संबंधित है। इस चित्रकला का प्रयोग या इसका एक मेन सेंटर की बात करें तो जितवारपुर नाम के गांव है बिहार के अंदर, जितवारपुर, उस गांव से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला के अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं ना वो कुल देवताओं से आधारित चित्र होते हैं। कुल देवताओं के चित्र ज्यादातर इसके अंदर बनाए जाते हैं। और मधुबनी जो पेंटिंग है ना भाई, ये दो प्रकार की होती है, एक तो भित्ति चित्र और एक अल्पना चित्र। तो मधुबनी पेंटिंग के दो पार्ट है, भित्ति चित्र, अल्पना चित्र। वैसे भित्ति चित्रकला की शुरुआत ज्यादातर अगर हम बात करें तो अकबर के शासनकाल में भित्ति चित्रकला की शुरुआत हुई थी, अगर आपने मुगल एम्परर के अंदर ये चीजें आपने पढ़ा हो तो मधुबनी बिहार की है ना। मधुबनी जैसे कि लोक देवता या कुल देवता के चित्र इसमें ज्यादातर बनाए जाते हैं। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कृष्ण जी के चित्र, राधा कृष्ण के चित्र, है ना, ये भी एक तरह से चित्र, ये मधुबनी चित्रकला का उदाहरण है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, चेरियल नाम का जो चित्र है, ठीक है, या चेरियल नाम की जो चित्रकला है, ये तेलंगाना से संबंधित है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा अगर फोकस करो ना तो इन चित्रकला के स्टेट को थोड़ा फोकस करना कि कौन से स्टेट से चित्रकला संबंधित है। ज्यादातर एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं ना वो स्टेट का नाम ही आता है, तो फर्स्ट पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। तो चेरियल कहां से है, तेलंगाना से है। इस चित्रकला में रूपरेखा बनाने के लिए गिलहरी के बालों से बने ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ब्रुश जो होते हैं ना, ब्रुश, वो गिलहरी के बाल जो थोड़े मुलायम होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है एक तरह से ब्रुश के अंदर। इस चित्रकला के दौरान कहानीकार अपनी पारंपरिक लोक कथाएं सुनाया करता है। यानी जब ये चित्र एक तरह से बनाया जाता है तो कहानी, एक साइड में कहानी चलती रहेंगी, लोक कथा चलती रहेंगी, है ना, स्टोरी, और साइड में चित्र एक तरह से बनाते रहेंगे। तो ये थोड़ी सी इनकी विशेषता है, अगर विशेषता पर आप थोड़ा गौर करना चाहो तो। एक निर्मल चित्रकला जो है ना, निर्मल चित्रकला, ये भी तेलंगाना से संबंधित है, ये भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो चेरियल है वो तेलंगाना की है। इसी सीरीज में अगर हम आगे चले तो एक फुलकारी चित्रकला है, सभी इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, ये काफी चित्रकला है, लेकिन जो मैं आपसे बता रहा हूं ना
देखो एग्जाम के अंदर काफी चित्रकला के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आपने बुकों में पढ़ा भी होगा, बट जो मेन एक तरह से मेन जो कंटेंट है आपके सामने मैं वो पेश कर रहा हूं। आप ज्यादातर इनके ऊपर फोकस करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे इस छोटी सी वीडियो से। तो पूरी वीडियो को आप लोग देखना। तो फुलकारी चित्रकला जो है ना, ये पंजाब से संबंधित है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, स्टैटिक जीके का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो फुलकारी चित्रकला पंजाब से है, सीधा लोकेशन पूछे कहां से है, पंजाब से संबंधित है। फुलकारी शब्द है, फूल और कारी से बना एक शब्द है, जिसका मतलब होता है फूलों की कलाकारी, एज ए फुलकारी। ठीक है, तो फुलकारी एक तरह की बढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों या हाथों से, चुनरी दुपट्टों पर ये चित्र बनाए जाते हैं और हाथों की इसमें आर्ट होती है। जैसे एक चुनरी पर बनाया गया एक तरह से ये कला है, तो ये एक आर्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार की चित्रकला, फुलकारी चित्रकला, ये पंजाब के अंदर ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी सीरीज में चले तो वर्ली, वर्ली एक जगह का नाम भी है। ठीक है, तो वर्ली जो चित्रकला है ना, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में एक जनजाति है जिसका नाम है वर्ली जनजाति। तो वर्ली जनजाति द्वारा इस चित्रकला में देवी देवताओं के अलावा सामाजिक विषयों के चित्र बनाए जाते हैं, यानी भगवानों के अंदर चित्र बनाए जा सकते हैं, या कोई भी सामाजिक संदेश देने के लिए ये चित्र इसके अंदर बनाए जाते हैं। और ये ज्यादातर है ना ब्याह शादियों के अंदर भी एक तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, इस चित्रकला का प्रयोग है ना वो कोई भी तीज त्योहार हो रहे हैं, फेस्टिवल हो रहे हैं ना, या शादियों के दौरान है ना, रीति रिवाज के दौरान भी इसका बनाया जाता है। जैसे इस प्रकार से आप भी देखते होंगे, अगर आपने शादियों में देखा होगा दीवार के ऊपर एक तरह जो चित्र बनाया जाता है ना, तो इस तरीके से कुछ यहां पर ये वर्ली चित्रकला में होता है, दीवार पर जहां पर एक जोड़े को उसके चित्र के सामने बैठाया जाता है और जो भी एक तरह से रीति रिवाज निभाई जाती है। तो इस प्रकार की चित्र जो है अपने इधर हरियाणा साइड में भी एक तरह से आयोजित होते हैं, लेकिन जो वर्ली चित्रकला है ना, ये महाराष्ट्र की है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये रंगोली जो है ना, एक रंगोली जो चित्रकला है ये भी फेमस है, ये रंगोली भी कई बार पेपर में आ चुकी है। तो रंगोली जो चित्रकला, रंगोली, रंगोली तो सभी जानते हो आप लोग, सभी हर जगह मनाते हैं, लेकिन एक प्रसिद्धि की बात करें तो रंगोली चित्रकला महाराष्ट्र की एक तरह से प्रसिद्ध होती है। ठीक है, इसमें एक पट्ट चित्रकला नाम आता है, पट्ट चित्रकला। ठीक है, तो पट्ट चित्रकला है ना, ये उड़ीसा की है। पट्ट एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कपड़ा। पट्ट जो है ना, पट्ट एक शब्द है जिसका अर्थ कपड़ा होता है, और कपड़ों पर ये चित्रकारी की जाती है, उड़ीसा के अंदर की जाती है। और मुख्य रूप से इसके अंदर जो चित्र होते हैं ना, वो भगवान जगन्नाथ, बात को समझ पा रहे हो, भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन जो सुभद्रा जी है ना, तो सुभद्रा जी और भगवान जगन्नाथ जी के चित्र मुख्यतः इस पट्ट चित्रकला में बनाए जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन के चित्र इसमें बनाए गए हैं। सुभद्रा और जगन्नाथ के चित्र किस चित्रकला में सर्वाधिक बनाए जाते हैं? तो पट्ट चित्रकला में, जो कि उड़ीसा। और जगन्नाथ यात्रा आप जानते होंगे उड़ीसा के अंदर ही फेमस है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा आपने सुना होगा, उड़ीसा के अंदर 4 धाम में हिंदुस्तान में एक पूरी भी फेमस है, पूरी जो जगह है आपने सुना होगा। ठीक है, एक सोरा नाम का जो चित्रकला है ना, ये भी उड़ीसा में एक तरह से फेमस है। ठीक है, तो सोरा चित्रकला ये भी उड़ीसा से ही संबंधित है, ये आप लोग समझना। इसी सीरीज में जा रहे हैं हम काली घाट, और भाई साहब इसको तो आप लोग नाम अनुमान से लगा लोगे। काली घाट पश्चिम बंगाल में है, काली माता आपने सुना होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल है ना, काली काता एक गांव हुआ करता था, उसके बाद कलकत्ता एक तरह से एक शहर बन गया। ठीक है ना, कलकत्ता शहर आपने इतिहास में पढ़ा होगा आधुनिक भारत में। तो काली घाट जो चित्रकला है ना, ये चित्रकला पश्चिम बंगाल में है, और ज्यादातर कलकत्ता में इसका एक तरह से जो ज्यादा विकास हो कलकत्ता से माना जाता है। कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में एक तरह से इस चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। काली घाट मंदिर से एक तरह से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, काली घाट चित्रकला है ना। काली देवी माता का चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काली माता का जो चित्र है ये काली घाट चित्रकला का उदाहरण है, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर बहुतायत मात्रा में बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी में एक पिथौरा गढ़ भी होता है। ठीक है, तो पिथौरा जो चित्रकला है ना, ये गुजरात से संबंधित है, और यह चित्रकला मुख्यतः भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिथौरा नाम के फेस्टिवल है, ध्यान रखना। तो पिथौरा जो फेस्टिवल है ना, इस पर ये चित्र दीवारों पर मनाए जाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि घोड़े, ऊंट वगैरह, हिरन के चित्र, आप लोग हाथी के चित्र देख रहे हो, ज्यादातर पशुओं के चित्र इसके अंदर अंकित है। तो पिथौरा नाम के फेस्टिवल है, और ये आजकल एसएससी में ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा त्योहार कहां पर हाल ही में बनाया गया है। तो जो पिथौरा है ना, पिथौरा जो एक तरह से है, ये त्योहार गुजरात में आयोजित किया जाता है, और पिथौरा चित्रकला भी गुजरात की है। ठीक है, वैसे एक बात और ध्यान रखना, एक आपने सुना होगा एक नाम राय पिथौरा।
ठीक है। राय पिथौरा हमारे देश में किस राजा को कहा जाता है? राय पिथौरा जो है ना, ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है, अपने पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इनको राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, है ना। चौहान जी का जन्म गुजरात में हुआ था, इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, सोमेश्वर चौहान। आप लोग जानते होंगे तराइन का फर्स्ट, तराइन का सेकंड युद्ध, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जिनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई हुआ करते थे, जिनकी बुक पृथ्वीराज रासो हुआ करती थी, ठीक है। चंद्रवरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। तो पिथौरा एक चित्रकला और पिथौरा एक त्योहार भी है, लेकिन राय पिथौरा जो है ना, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड का एक निकनेम है, ठीक है। राय पिथौरागढ़ का किला भी है, आपने सुना होगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर भारत के राज्यों की प्रमुख चित्रकला में एक तंजौर चित्रकला है, और तंजौर नाम से, तंजौर एक शहर है, ध्यान रखना, जिसको हम लोग तंजावुर के नाम से भी जानते हैं, जहां पर बड़े बड़े वरदेश्वर मंदिर है, कंपरेश्वर मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर है, दुनिया भर के मंदिर है। तो तंजौर जो चित्रकला है ना, वो तमिलनाडु से संबंधित है। आपको शायद मेरी वॉइस एक तरह से इस पर सुनाई दे रही होगी, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भाई हमारा थोड़ा सा गला बैठ रहा है, शायद कुछ एक तरह से आपको आवाज में ऐसा कुछ आपको महसूस होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग शायद अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो तंजौर जो चित्रकला है ना, ये तमिलनाडु से संबंधित है। तंजौर चित्रकला चित्रों को पहली बार चोल राजवंश के द्वारा पेश किया गया था, और जो तंजौर है ना, इस तंजौर शहर की स्थापना भी चोल शासकों के द्वारा ही करवाई गई थी। आपने एक तरह सुना होगा विजयालय वगैरह नाम के राजा, जो कि चोल वंश का पहला, एक तरह से 9वीं शताब्दी के चोल वंश का संस्थापक था विजयालय जी, नरकेसरी की उपाधि धारण करने वाले। तो तंजौर जो है ना, तंजौर साइड में या तमिलनाडु के इस इलाके में ज्यादातर चोलों ने राज किया था। चोल वंश के बड़े बड़े पराक्रमी राजा हमारे देश में आए, जैसे कि राजेंद्र फर्स्ट हो गया, राजराज फर्स्ट हो गया, तो काफी राजा आए चोल वंश में। तो तंजौर चित्रकला तमिलनाडु से संबंधित है। यह चित्रकला की शैली तंजावुर शैली के सभी दक्षिण भारतीय चित्रकला रूपों में सबसे लोकप्रिय और शास्त्रीय एक तरह शैली है। एक तंजावुर शैली है, और तंजावुर शैली में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, और उस शैली में सबसे फेमस चित्र वो तंजौर चित्रकला के होते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे यहां पर, ठीक है। एक कोल्लम नाम की जो चित्रकला है ना, कोल्लम, ये भी तमिलनाडु में एक तरह से होता है। एक कोल्लम नाम का एक जगह भी है केरला में, ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में भी नाम आता है, लेकिन वर्तमान में लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें इन प्रेजेंट टाइम में भारत में, तो श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि हुबली का एक तरह से नया नाम है, वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है मतलब, ठीक है। तो कोल्लम एक केरल में भी है, लेकिन कोल्लम चित्रकला कहां की है? तो तमिलनाडु की है। इस बात को आप लोग नोटिस कर सकते हो। तो तंजौर चित्रकला तमिलनाडु की है, तंजौर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा विशेषता का आपको बात किया, और हम आपका इसका एक पीडीएफ भी आपके सामने प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहां से अपने नोट्स इस लाइव क्लास से आप या इस क्लास से अपने नोट्स बना सकते हो। कुछ भारत के ऐसे राज्य हैं जो चित्रकला की कैटेगरी में और भी ऐसे चित्र है ना, तो उनके ज्यादातर एसएससी एग्जामिनर क्या करते हैं, स्टेट पूछ लेते हैं, लोकेशन पूछ लेते हैं, कौन सी चित्रकला कहां की है। एक जादव पटिया नाम की चित्रकला, ये भारत में झारखंड की है। रंगवाली और कसुत्ती, ये कर्नाटक की, कसुत्ती कर्नाटक की है। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया में कांगड़ा, गुलेर, पहाड़ी, ये जो चित्रकला के एक तरह से उदाहरण है ना, ये हिमाचल प्रदेश की है। चिनकारी चौकपुरना, ये चौकपुरना पेपर में कई बार बन के आई है, तो चौकपुरना उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखना। तिलंगा सुरेती नौरता, नौरता ये वाला वो नौरता नहीं है देवी माता वाला नौरता, नौरता एक चित्रकला का उदाहरण भी ध्यान रखना। तो ये नौरता जो चित्रकला है ना, ये मध्य प्रदेश की है। और भाई साहब राजस्थान में तो दुनिया भर की है, फड़ हो गया, मांडना हो गया, तो ये दो एक तरह से आप याद कर सकते हो, फिलहाल राजस्थान की। मुगुल्लू आंध्र प्रदेश की, कलमा जट्टू केरल की, एप्पन उत्तराखंड की, ये एप्पन नाम का भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उत्तराखंड की। ये कुछ एक्स्ट्रा एक तरह से चित्रकला है जो आप लोग इनको सीधा स्टेट के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, ठीक है। इसी सीरीज में अगर हम बात करते हैं चित्रकला की, अगर हमारी बात हो रही है तो हम थोड़ा सा प्राचीन भारत में जाए, ठीक है, या एक तरह से हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जाए, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में जाए, पूरा पाषाण नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल में जाए, तो आपने एक शब्द सुना होगा भीमबेटका, ठीक है, या आपने सुना होगा भीमबेटका। एक तरह से जो भीमबेटका एक तरह से रॉक शेल्टर है, यानी भीमबेटका की जो गुफाएं है ना, भीमबेटका की गुफाएं, तो वहां पर भी प्राचीन काल के जो आदि मानव एक तरह से जो समय था, तो उस समय की जो चित्रकला होती थी ना, वो
जो भी आज हम लोग एक तरह से देख सकते हैं, तो भीमबेटका एक गुफा है, ध्यान रखना। ये जो है ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना। भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश में है, और इसकी जो खोज है ना 1957-58 के टाइम पीरियड में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और पूरा पाषाण कालीन गुफा है, ध्यान रखना। और भाई साहब यहां पर भी है ना, काफी यहां पर भी एक तरह से चित्र पाए गए हैं, काफी चित्र भीमबेटका की गुफाओं में हमें मिले हैं। तो चित्रकला की सीरीज में इस भीमबेटका को हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि भीमबेटका के काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाण कालीन गुफा है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर और बता देता हूं, जो ये गुफा है ना, ये जो हेरिटेज हमारा साइट है ना, ये यूनेस्को सूची में सन 2003 में यूनेस्को की लिस्ट में भी इसको शामिल किया जा चुका है। भीमबेटका गुफा हमारे देश के वर्तमान तक बात करें तो 42 क्षेत्र है जो यूनेस्को सूची में शामिल है, जिसमें भीमबेटका भी एक तरह से नाम आता है। तो यहां पर भी काफी चित्र एक तरह से हमें पाए गए हैं, ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि मध्य प्रदेश है। चित्रकला की इसी सीरीज में हम कुछ और एक तरह से आपको फैक्ट पॉइंट बता देते हैं, जो एसएससी हमेशा इन क्वेश्चनों को दोहराती रहती है, आ चुके हैं और आते रहेंगे। जैसे कि अन्य तथ्य, अन्य फैक्ट क्या है? मुगल चित्रकला, अगर हम मुगल एम्परर के अंदर जाए ना, तो आपसे पूछे मुगल काल में चित्रकला किसके शासन काल में शुरू हुई थी, तो ज्यादातर स्टूडेंट है ना आंसर जहांगीर लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखना, जहांगीर के काल में चित्रकला चरम सीमा पर पहुंची थी, जहांगीर के काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। लेकिन मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत किस राजा के काल में हुई थी, तो भाई साहब नाम आता है हुमायूं का। ठीक है, तो हुमायूं जो राजा है ना, हुमायूं अकबर के पिताश्री, तो हुमायूं के काल में, मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत हो गई थी, ये ध्यान रखना। और हुमायूं है ना, विदेश से कुछ हमारे देश में कुछ चित्र एक तरह से चित्रकार लेकर आए थे भारत में। तो कौन कौन से चित्रकार लेकर आए थे? तो एक अब्दुल सम्मद नाम का बंदा है और एक मीर सैयद नाम का बंदा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कई बार एसएससी पूछती है पीर सैयद या अब्दुल सम्मद, ये दरबारी चित्रकार किस मुगल बादशाह के थे? तो हुमायूं के थे। तो चित्रकला की शुरुआत मुगलों में किसके काल में हुई है? ये हुमायूं के काल में हुई है। लेकिन चित्रकला सर्वाधिक, चित्रकला चरम सीमा पर किसके काल में पहुंची है? तो जहांगीर के काल में। सो जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। ये आपने सिंपल सिंपल बातें पढ़ भी रखी होगी, ठीक है। चित्रकला की मुगल शैली का सबसे पूर्व उदाहरण जो है ना, एक तूतीनामा नाम की पेंटिंग है। और जो तूतीनामा पेंटिंग है ना, ये भाई साहब अकबर के शासनकाल में तूतीनामा पेंटिंग बनाई गई थी, ये ध्यान रखना। तूतीनामा में दुनिया भर के चित्र है, एक तूतीनामा पेंटिंग्स का नाम है, एक चित्रकला का नाम है तूतीनामा। तो तूतीनामा जो चित्रकला है ना, ये अकबर के काल में प्रसिद्ध हुई थी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। एक है हमजानामा चित्र, ये हमजानामा जो चित्र है ना, इसमें लगभग 1200 चित्र है और हुमायूं के काल का चित्र है। और ये हमजानामा जो चित्र है ना, ये मीर सैयद और अब्दुल सम्मद के द्वारा बनाए गए थे, जो हुमायूं के शासनकाल में लाए गए थे भारत में। तो हमजानामा है ना, एक चित्र का प्रकार है, लगभग इसके अंदर 1200 चित्र है। और हमजानामा जो चित्र है ना, ये किसके शासनकाल का है? ये हुमायूं के शासनकाल का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भित्ति चित्रकला। तो जो भित्ति चित्रकला है ना, भित्ति चित्रकला की शुरुआत भारत में किसके काल में हो रही है? अकबर के काल में हो रही है। और अकबर के कुछ दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, जैसे दसवंत और बसावंत। काफी लोग थे, बट दसवंत और बसावन नाम के दो ऐसे चित्रकार है जो अकबर के प्रसिद्ध दरबारी थे। हुमायूं के दरबारी चित्रकार कौन है? मैंने आपको बताया। और अकबर के दरबारी कौन है? दसवंत और बसावन, ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल हमारे देश में जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। और जहांगीर के दरबारी भाई साहब सबसे ज्यादा चित्रकार है ना, जहांगीर के दरबार में हुआ करते थे। काफी शौक था जहांगीर को, काफी शौक चढ़ा था जहांगीर को पेंटिंग का, ठीक है। तो काफी दरबारी चित्रकार थे जहांगीर के काल में। जैसे कि बात करते हैं कौन कौन? बिशनदास, फारूक बेग, अबुल, ठीक है, अबुल बिशनदास, फारूक बेग, अबुल हसन और मंसूर। और मंसूर इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मंसूर है ना, ये मंसूर ज्यादातर पक्षी प्रेमी था, ये ज्यादातर पक्षियों के चित्र बनाता था। और इसी मंसूर भाई साहब को, इस मंसूर नाम के बंदे को जहांगीर ने एक नादिर उल हसन की उपाधि दी थी। नादिर उल हसन की उपाधि मंसूर को मिली थी। और अबुल हसन जो है ना, इसको नादिर जमा की उपाधि मिली थी, नादिर जमा। तो ये दोनों है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े नाम अजीब लगेंगे। तो जहांगीर के काल में है ना, सबसे फेमस चित्रकार है ना, वो मंसूर हुआ करता था। एक पक्षी विशेषज्ञ हुआ करता था। पक्षी विशेषज्ञ बोले तो पक्षी के चित्रों का विशेषज्ञ हुआ करता था। वैसे पक्षी विशेषज्ञ नहीं था, ये पक्षियों के चित्र बनाने का विशेषज्ञ था, ठीक है। तो दरबारी चित्रकार आप लोग मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे।
चलो इसी सीरीज में बात करते हैं। एक जो हमारे देश में अजंता एलोरा की गुफा सुना होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अजंता की गुफा। ठीक है जी, अजंता की गुफा की जो अवस्थिति है ना, ये महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद में। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर है, तो जो ये अजंता की गुफा है ना, ये टोटल अजंता के अंदर कितनी गुफा मिली है? 29 गुफा मिली है, और सभी की सभी है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, सभी में बौद्ध धर्म का एक तरह से हमें महसूस हुआ, बौद्ध धर्म से संबंधित है सभी। और यहाँ पर भी काफी प्रकार के भी चित्र मिले हैं। ठीक है, तो जो ये एक तरह से अजंता की गुफा है ना, यहाँ पर भी चित्रों का एक तरह से अवशेष मिले हैं। तो ये चित्रकला सीरीज में अब अजंता की गुफा की भी आपसे बात करते हैं। और अजंता एलोरा की जो गुफा है ना, ये भी यूनेस्को यूनेस्को सूची में शामिल है। सन 1983 में यूनेस्को सूची में लिस्टेड है अजंता की गुफा। इसी में एक अजंता एलोरा भी सुना होगा। तो एलोरा की जो गुफा है ना, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता है ना। ये अजंता जो है ना, ये 100 किलोमीटर दूर स्थित है महाराष्ट्र से। ठीक है ना, और इसमें है ना 34 गुफा मिली है ना। अजंता में कितनी मिली है? अजंता में मिली है 29, और इसमें 34 गुफा है। तो इनमें याद करना, 17 तो भाई साहब हिंदू धर्म से संबंधित है, 12 इसमें बुद्धिज्म है, और 5 जैनिज्म की गुफा है। तो टोटल 34 गुफा है, जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन सभी धर्मों के एक तरह से ये गुफा संबंधित है। बट अजंता की जो गुफा है ना, अजंता की जो गुफा है वो सारी की सारी बौद्ध धर्म से है, लेकिन एलोरा की गुफाओं में इन तीनों धर्मों का एक तरह से मिश्रण है। गुफाओं का विकास 5 से लेकर 11वीं शताब्दी के समथिंग किया गया था। राष्ट्रकूट जो वंश है, इनके शासकों के द्वारा इसका एक तरह से निर्माण किया गया था। और सबसे बड़ी बात है, ये भी यूनेस्को सूची में शामिल है, और सन 1983 में इनको भी यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। और उम्मीद करते हैं शायद ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। एक छोटा सा सिंपल सा स्टैटिक जीके का टॉपिक था। आप लोग एक तरह से इस टॉपिक से अपने नोट्स को अपडेट करना, ऐसे आप लोग पढ़ते रहना। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन आप लोग उसको दबा देना, ऐसे आप लोग अपडेट होते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।